जय हिंद स्टूडेंट्स। सो ईपीएफओ एपीएफसी के बारे में कुछ और हम लोग बात करेंगे। एंड थैंक्स टू एड्यूटैप कंपनी, जिनकी पीडीएफ के माध्यम से ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने पीडीएफ जो है वो क्रिएट की हुई है, और इनकी पीडीएफ को रेफरेंस देते हुए मैं आपको बताऊंगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ईपीएफओ एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं। यानी कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो स्टेजेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, फिर पैटर्न क्या होता है पूरे एग्जामिनेशन का, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कौन लोग इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि अभी जो इसका एग्जाम होने वाला है 2025 में, तो उसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट जा चुकी है। बट अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उस समय के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं कुछ और चीज़ें के बारे में आपको बताऊंगा। फिर इसका पूरा सिलेबस जो है वो क्या है ईपीएफओ एपीएफसी का, वो हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखो कितने अच्छे से सिलेबस पॉइंट वाइज जो है वो मेंशन्ड है, तो ये आप अपने पास नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि सिर्फ ये चीजें बस आपको जो है वो पढ़नी है, और ये चीज अगर आपने कवर कर ली तो ईपीएफओ एग्जाम जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब इसका सिलेक्शन देखो काफी डिफाइंड सिलेबस जो है वो तैयार किया है इन्होंने एडूटैप कंपनी ने, जिसमें टॉपिक वाइज पूरी चीजें जो है वो मेंशन है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। पूरी चीजें बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है वो दी गई हैं। ये पूरे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लोगे तो आपका एग्जाम में जो है वो सिलेक्शन होकर आएगा। फिर इसके कट ऑफ के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर में इसके क्या कट ऑफ गए हैं। क्या इसका रिक्रूटमेंट रेगुलर होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है रेगुलर होता नहीं है, ठीक है। और इसका तो ऑलरेडी 2025 का आ चुका है नोटिफिकेशन एप्लीकेशन, तो ये काम की चीज नहीं। इसमें मेन जो इस पर्टिकुलर वीडियो में काम की चीज है वो है आपका सिलेबस और थोड़ी सी जानकारी ईपीएफओ के बारे में, जो अभी हम लोग जो है वो एक एक करके लेने वाले हैं। तो 2 सेकंड दीजिएगा मुझे, फिर अपन जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एपीएफसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और इसमें स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ऑलरेडी जो है पता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो आपने मार्क किया होगा कि काफी सारे लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना चाहते हैं। तो ईपीएफओ में एपीएफसी का एक एग्जाम होता है और एक ईओ और एओ का एग्जाम होता है ना। तो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया ये एग्जाम जाता है, और इस एग्जाम की स्टेजेस, पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, राइट। तो ये पूरी चीजें हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले आते हैं अपन स्टेजेस के ऊपर। तो एपीएफसी जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये 2 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये एक रिटन एग्जाम होता है। फिर उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, राइट। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, तो उसके बाद बस इंटरव्यू होता है। तो 2 ही स्टेज इसकी होती है, बस ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब ये एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक दिन का एग्जाम होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह नहीं, क्योंकि उसमें मेंस भी होता है। ये एक ही दिन का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें एमसीक्यू होते हैं, हर गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, समझे आप। तो ये चीज भी थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एग्जामिनेशन जो है वो पहले भी हो चुका है, सन 2000 में हम लोग को देखने को मिला, राइट। फिर इसके अलावा 5 बार हुआ है नोटिफिकेशन, 2002, 2004, 2012, 2015 में हम लोग को देखने को मिला, है ना। और लास्ट जो नोटिफिकेशन निकला था वो 2023 का हम लोग को देखने को मिला था। तो ये इतना इसमें डिटेल में हम लोग को जाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2015 में एग्जामिनेशन के पैटर्न जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें रिटन टेस्ट होता है, उसका इंटरव्यू होता है। बट रिटन टेस्ट जो था वो 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप टोटल कितने क्वेश्चंस करेंगे 2 घंटे के अंदर? 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, है ना। और गलत अगर क्वेश्चन का आंसर दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो होगी। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। 2023 के एग्जामिनेशन का पैटर्न जो था वो अगेन वही रिटन एग्जाम, फिर इंटरव्यू हुआ, और रिटन टेस्ट जो था वो 300 मार्क्स का था, है ना। और 120 क्वेश्चन थे, मतलब 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो पहले जो था देखो आप 2015 में 100 मार्क्स थे, अब ये बढ़कर जो है वो 300 मार्क्स हो गए 2023 में, है ना। 120 क्वेश्चंस तो है ही, पहले भी थे उतने, अभी भी उतने ही हम लोग को 120 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल रहा है,
ठीक है। फिर इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप तो बस ये ध्यान में रखो कि आपके सामने क्वेश्चंस आपको 120 जो है वो करने हैं, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होने वाला है और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसकी होगी। ठीक है, तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, आप रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और ऑफलाइन मोड वाले होंगे, यानी कि गोला लगाने वाला वो होगा, कंप्यूटर वाला नहीं होगा, गोला लगाएंगे आप, है ना, ओएमआर शीट पे। फिर इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम कट ऑफ उसका होता है, कैटेगरी वाइज होता है, जैसे कि मिनिमम आपको चाहिए इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स और एससी एसटी पीएच के लिए 40 मार्क्स। अब देखो, ये चीज इतनी काम की नहीं होती। काम की जो चीज होती है ना, मैं जो मानता हूं वो होता है सिलेबस, कि आप सिलेबस की तैयारी करो। आपको आइडिया बस इतना होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन है, आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम और गलत क्वेश्चन करोगे तो भाई नेगेटिव मार्किंग होगी। बस ये 3 चीजों पर बस मेनली आपको फोकस रखना चाहिए, बाकी सब चीजें कहीं भाड़ में। अब इस एग्जाम के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होते हैं, जैसे कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी की, राइट, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। ये एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या फिर लेबर लॉ से रिलेटेड होना चाहिए। बट देखो, वो उतना कुछ खास जो है वो जरूरी होता नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। बस आपको तो एग्जाम बस क्वालिफाई करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 35 साल की इसमें होती है। एज रिलैक्सेशन भी जो है वो दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आप चाहो तो जो है वो देख सकते हो, राइट। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए, अब जो मेन काम की चीज है वो है आपका सिलेबस। ये चीज आपको जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फोकस करके देखना है कि ईपीएफओ का सिलेबस क्या होता है। तो ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में इंग्लिश आएगी आपकी, जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में आपको जो है वो फोकस करना पड़ेगा, ये पूरे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, nouns pronouns, verb tenses, models, preposition, conjunction, articles, adjectives, adverbs, determiners, reading comprehensions, right, synonyms और antonyms, है ना, idioms और phrases, one word substitution, rearrangement, para jumbles, active passive, synonyms और antonyms, तो ये तो हो ही गया था एक बार, है ना। फिर इसके अलावा साइंस में देखो, आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो देखो फिजिक्स में देखो आप यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेटिक, काइनेमेटिक्स इंक्लूडिंग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डायनेमिक्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन, लाइट फिनोमिना लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो ये सब फिजिक्स में ये पूरे टॉपिक्स हैं, एक एक करके टॉपिक्स कवर कर लिए तो पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये एनसीईआरटी से पूरा कवर्ड हो जाएगा। एनर्जी, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड्स एंड बेसिस, है ना। बायोलॉजी के अंदर फूड कंपोनेंट्स, हेल्थ डिजीजेस, सेल्स एंड टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम होगा, मस्कुलर, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये सब टॉपिक्स तो आपको कवर करना ही है। तो देखो इसमें आपको ये फायदा मिल गया। करंट इवेंट्स, सरकार की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, रिपोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, राइट। फर्स्ट इन न्यूज, यानी कि पहली बार क्या चीज हुई है अभी, यानी कि किसने क्या डिस्कवर किया या क्या हुआ, पहली बार कौन कहां पे गया, क्या नया इनोवेशन हुआ, है ना, फर्स्ट रैंक किसकी है, तो ये सब। डिफेंस की एक्सरसाइजेस होती हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में या हमारी कंट्री की वेरियस एक्सरसाइजेस। एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट इवेंट्स कि क्या चल रहा है एनवायरमेंट में, कहां पर अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक एक्टिविटीज कहां पर नोटिस की गई या क्लाउड बस्ट इवेंट हुए, है ना। इस प्रकार के डिजास्टर्स चीजें जो अभी आज की डेट में हो रही हैं
तो वो इसमें पूछी जा सकती हैं, फैक्चुअल चीजें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अवार्ड्स, किसको क्या मिले, कौन किसने क्या माइलस्टोन हासिल किया, राइट। इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज, फिर अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज, है ना, जो मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज, बुक्स और उनके ऑथर्स, तो ये बेसिक जीके। फिर अब आ जाओ, ये जो सिलेबस है ये हमारे हिस्ट्री का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स, मुगल एम्पायर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, है ना, ये तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते ही हो। लेटर मुगल्स औरंगजेब के बाद किस प्रकार के थे, क्या उनमें कमियां थी जिसके कारण मुगल शासन पूरी तरह से डूब गया। फिर रीजनल पावर्स किस प्रकार से उभर कर आ रही है, मराठा, सिख, चौहान्स या चावंस। रीजनल पॉलिटिक्स किस प्रकार से वीक थी। फिर यूरोपियंस आए, पोर्चुगीज इंडिया के अंदर आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, तो उनकी डिटेल्स। फिर इसके अलावा एंग्लो फ्रेंच वॉर ही हम लोग बोलते हैं इसको, स्ट्रगल को। फिर बंगाल के ऊपर कैसे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, ये बैटल ऑफ प्लासी की कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, बंगाल की, उसी समय की, सिराजुद्दौला वाला टाइम पीरियड जब रॉबर्ट क्लाइव का भी उदय हो चुका था। नेक्स्ट, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मराठास, शिंदियाज वगैरह, शिंदियाज, होलकर्स, है ना। फिर ब्रिटिश जो है वो किस प्रकार से सिंध, पंजाब और अवध वाले क्षेत्र में कब्जा किया इन्होंने। फिर इंडियन फ्रंटियर्स के बियॉन्ड जो उन्होंने कब्जा किया, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब टेरिटरीज में, नेपाल। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना, ये 1857 के बाद की कहानी, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिसीज क्या थी ब्रिटिश की, कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी पॉलिसीज बनाकर पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी। ब्रिटिश रूल के समय पर क्या प्रशासनिक सुधार थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से इंडिया में चला, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। फिर सिविल सर्विसेज, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आर्मी, प्रेस का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एजुकेशन का डेवलपमेंट, रेलवेज का डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके पीछे का कारण क्या था, किस प्रकार से रिवोल्ट की शुरुआत होती है, फैलता है रिवोल्ट, रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने, रिवोल्ट के फेल होने के क्या कारण थे, नेचर क्या था रिवोल्ट का, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना था इस रिवोल्ट के जरिए, क्या परिणाम निकले इस रिवोल्ट के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हो गए थे, याद आ रहा है। फिर इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्यों उभर कर आई, क्यों बनी, कब बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, ग्रुप्स थे। प्री कांग्रेस पॉलिटिकल वर्क को हाईलाइट करना, यानी कि स्टार्टिंग के पीरियड में कांग्रेस किस प्रकार से काम करती थी, जो हम लोग को देखने को मिलते थे ना, कि जैसे कि मॉडरेट्स थे, रेडिकल्स थे, उसका डिफरेंस पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन, अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, मॉडरेट एरा, मॉडरेट नेशनलिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, पावर और फंक्शंस क्या थी उस समय पार्लियामेंट की, इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 स्पेसिफिकली। फिर स्वदेशी मूवमेंट एंड राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिस्ट को समझना, स्वदेशी मूवमेंट को समझना, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स को समझो। फिर 1908 से लेकर 1918 का पूरा इवेंट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का फर्स्ट फेज क्या था। फिर दिल्ली दरबार्स, पहला वर्ल्ड वॉर, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के दौरान, महात्मा गांधी जी का टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो हुए 1908 से लेकर 1918 के बीच में। फिर 1919 से लेकर 1929 के बीच में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जैसे वॉर के बाद क्या प्रॉब्लम्स हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, स्वराजित और सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी
इंटरव्यू नहीं होगा, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का। लेफ्ट मूवमेंट की किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल का, साइमन कमीशन और नेहरू की रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कराची कांग्रेस सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कम्युनल अवार्ड, पूना एक्ट 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इलेक्शंस 1937 के किस प्रकार के थे। तो ये पूरी चीज करनी है। 1940 से 47 तक वारदा रेजोल्यूशन क्या है, ऑगस्ट ऑफर क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है वो किस प्रकार से डेडलॉक लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन नेशनल आर्मी, RIN म्यूटिनी, रन अप टू इंडिपेंडेंस, यानी कि किस प्रकार से हमने जीत जो है वह हासिल करी, इंडिपेंडेंस जो है वह हासिल करी। फिर इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडियन रेनेसांस किस प्रकार से बना, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स ईस्टर्न इंडिया के कौन से थे, वेस्टर्न इंडिया के कौन से लीडर्स थे, कौन से मूवमेंट्स थे, नॉर्थ इंडिया में क्या रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उनके लीडर्स कौन थे, और भी दूसरे इंपॉर्टेंट मूवमेंट और उनके लीडर्स। तो ये चीज है। एंटी कॉलोनियल यानी कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो है वो किस प्रकार के विद्रोह हुए, ट्राइबल लोग ने किस प्रकार के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह किए, पॉलिटिको रिलीजियस अपराइजिंग हुई, लोगों ने जो है वो देखा ना कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसको लेकर गुस्सा जो है वो सामने आया, तो उसकी जानकारी। मेजर पीजेंट्स मूवमेंट, यानी कि ये मान के चलो ये पूरे टॉपिक्स जितने भी है ना आपके, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर पूरे सिविल सर्विसेज के साथ अलाइंड है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, गुप्त एज, हर्ष एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल रूल इन इंडिया, पोस्ट मौर्यन, मौर्यन, महाजनपद, वैदिक, तो ये सब चीजें तो आप पढ़ते ही हो, ये पूरी चीजें एंशिएंट मेडिवल के अंदर, ये भी इसी में कवर करना है। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट सेंट इन इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या स्कल्पचर्स थे, क्या क्या मूर्तियां वगैरह थी, एंशियंट इंडियन आर्ट, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में किस प्रकार के आर्ट्स थे, गुप्त पीरियड में किस प्रकार का आर्ट था, गोल्डन एज बोलते हैं ना, दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम पीरियड पर किस प्रकार के आर्किटेक्चर्स थे, मूर्तियां थी, मॉडर्न स्कल्पचर किस प्रकार से बन रहे हैं, पॉटरी इंडिया के अंदर कैसे आई, किस प्रकार से डेवलप हुई, आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान किस प्रकार के थे, हम बोलते नहीं है लोअर टाउन, सीतादल है, फिर ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, तो ये सब चीजें, रॉक कट और केव आर्किटेक्चर, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, है ना। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, ये टेम्पल्स को पढ़ना है। फिर जीके के लिए इंडियन म्यूजिक के बारे में, हिस्ट्री क्या है, एनाटॉमी जो है वो क्या है इंडियन म्यूजिक की, टाइप्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, इंडियन म्यूजिक के कौन से स्कूल है, हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक का स्कूल होता है, पॉपुलर फोक म्यूजिक स्टाइल्स हम लोग को देखने को मिलता है, पॉपुलर फोक थिएटर्स, इंडियन डांस फॉर्म में हिस्ट्री जो है वो डांस की इंडिया में क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डांस की इंडिया में क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया में किस प्रकार से है, फोक डांस फॉर्म इंडिया में किस प्रकार से है। इंडियन पेंटिंग की बात करें, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इन इंडिया, मूरल पेंटिंग इन इंडिया, मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया, फोक पेंटिंग इन इंडिया, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स, लैंग्वेज लिटरेचर में लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया, स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन इन इंडियन पॉपुलेशन। मतलब ये मान के चलो जिसने SSC की तैयारी करी उसने ये सब चीजें तो डिटेल में पढ़ी होगी, और स्टेट PSC में तो पढ़ना ही पड़ता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर, इंपॉर्टेंट मेले इंडिया के अंदर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, लैंडफॉर्म्स इंडिया में कैसे हैं, माउंटेन, हिल्स, हिल रेंजेस, प्लेटू, आइलैंड, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडिया की बॉर्डर्स, यूटी स्टेट्स की लोकेशंस, ड्रेनेज सिस्टम, हमारी नदियां, लेक्स, वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंट प्लेस जो न्यूज में आ रही हैं उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। पूरे दुनिया भर में ह्यूमन पॉपुलेशन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 का सेंसस का डेटा है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, पिलर क्या है, प्रोसेस क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए, ग्लोबलाइजेशन के बैरियर्स क्या है,
प्रॉब्लम्स कहां होती हैं ग्लोबलाइजेशन में, इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बेसिक चीजें। फिर पॉलिटी में आ जाओ आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे बना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया हमने, फीचर्स क्या है इसके, प्रीएम्बल क्या है, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, समझ रहे हो आप। फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पूरा पॉलिटी आ गया। लक्ष्मीकांत, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस, कमिटी या कमीशन, स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशंस के, इंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, इमरजेंसी प्रोविजंस इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट। तो ये सब टॉपिक्स देखो, ये सिविल सर्विसेज की है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, प्रोसीडिंग किस प्रकार से चलती है पार्लियामेंट की, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पावर फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन से होते हैं, कमिटीज कौन सी है पार्लियामेंट की, एडॉक कमिटी होती है ना एक, और परमानेंट कमिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर किस प्रकार से बनी, कौन लोग एमएलए बन सकते हैं, है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, किस प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोसीडिंग चलती है, किस प्रकार से कानून बनता है स्टेट्स में, इलेक्शन सिस्टम इंडिया में किस प्रकार का है, ऐसी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिया के अंदर ट्राइब्यूनल्स कौन से हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, प्रेशर ग्रुप्स, रेगुलेटरी बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज, है यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स को जो दिए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 370, 371 ए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज के साथ, तो पूरा पॉलिटी आ गया ये। ऐसे ही और इकोनॉमी के अंदर मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, सप्लाई का बेसिक्स, इक्विलिब्रियम क्या है, बेसिक्स डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट्स और फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की क्या होती है, बेसिक इकोनॉमी की क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज, ग्रोथ, वेलफेयर, डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, पॉवर्टी पढ़ना है, पॉवर्टी और उसके प्रकार क्या होते हैं, पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो पॉवर्टी हम लोग को देखने को मिलती है तो उसके बारे में, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है इंडिया का, फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू, अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी में कौन से हैं, फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी में कौन सी चिंताएं हैं, अंडर डेवलपमेंट जो हो रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग के का मतलब क्या है, टाइप्स कौन सी होती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद किस प्रकार की इकोनॉमिक प्लानिंग थी, इसमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह ध्यान में रखना जरूरी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में क्या है, जैसे एलपीजी हुआ, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर तैयार करती है, इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, हैं टाइप जो है मॉनेटरी पॉलिसी के कितने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कैसे हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी, मीनिंग क्या है, कारण क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होता है इन्फ्लेशन का, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड कौन से हैं, क्या मेजर लिया जाएगा जिससे कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी को कंट्रोल करना, मेजर करना है, ट्रेंड्स क्या है इन्फ्लेशन के, फिर बजट, बेसिक क्या होता है बजट का, फिस्कल पॉलिसीज का बेसिक, बजट के कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट डेफिसिट्स के क्या मेजर्स हैं, यानी कि सरकार जो है वो इतने लॉस में चल रही है तो उसके लिए क्या उपाय करें, पब्लिक डेट जो है वो इंडिया के अंदर कौन सा होता है, पब्लिक का कर्जा कितना है, क्या है, जीएसटी के बारे में पढ़ना है,
फिर इसके अलावा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, आशियान, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि ये बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यानी कंट्रीज इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो आपस में ट्रेड करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करती है। BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, वन बेल्ट वन रोड एंड मैरीटाइम सिल्क रूट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, IOR, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IOC, इंडियन ओशियन कमीशन, APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ब्रिक्स, इंडिया फ्री ट्रेड एक्सपीरियंस एग्रीमेंट, इंडिया जो है वो उसका किसके साथ FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऐसे ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनके बारे में पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, करेंसीज के टाइप्स क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट को किस प्रकार से इंडिया में मैनेज किया जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्रियल और लेबर पॉलिसी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर जो है उसकी डिटेल्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाँ सर्वेज जो होते हैं जिनके थ्रू इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को इंडिया में मेजर किया जाता है, लेबर की पॉलिसीज क्या क्या है। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट, फाइनेंस कमीशन में कितने लोग हैं, कौन है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या है, फाइनेंस कमीशन के प्रोसीजर्स क्या है, कैसे काम करती है, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन। अब अकाउंटेंसी में आ जाओ, अकाउंटिंग का मीनिंग जो है वो इकोनॉमिक इवेंट का क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशंस क्या है, रूल्स रेगुलेशंस, मतलब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग बुक, जर्नल, लेजर, कैश बुक और दूसरी अकाउंटिंग बुक्स कौन सी होती हैं, रूल्स क्या है डेबिट और क्रेडिट के, टाइप्स क्या है अकाउंट के, लॉजिक क्या है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और रोल क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, अकाउंटिंग एरर्स के क्या टाइप्स हैं, ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार से फॉर्म किया, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिलता है, कंसेप्ट क्या है इसका, पार्टीज कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज की, कौन होती है, मोडस ऑपरेंडी क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होती है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, रीबेट जो है वो क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ऐसे ही शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग, बोनस शेयर और बायबैक शेयर की अकाउंटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट उसको समझना, रेशियो एनालिसिस में कंसेप्ट और टाइप ऑफ रेशियो कौन से होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटिंग के अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप क्या है ऑडिटिंग का, ऑडिट की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम्स क्या है, रिस्क असेसमेंट करना, इंटरनल कंट्रोल करना, वाउचिंग वेरिफिकेशन क्या होता है, कंपनी ऑडिट क्या है, ऑडिटर्स ऑडिट क्या है, अलग अलग प्रकार की कंपनीज की ऑडिटिंग करना, क्लासिफिकेशन करना ऑडिट के। ऐसी इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ओवरव्यू, इंडियन लेबर फोर्स क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और ग्रेवियंस प्रोसीजर यानी कि शिकायत करने का प्रोसीजर क्या है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के बारे में जानकारी, लेबर वेलफेयर किस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे लेबर्स को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ना, वेजेस कितने देने हैं, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में किस प्रकार से होना चाहिए, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरीके के हैं, है ना, इंडस्ट्रियल हेल्थ और सेफ्टी, मिसलिनियस। ऐसी लेबर लॉस के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको क्लब करके जो है वो एक बढ़िया हमने वो भी बनाया हुआ है, वेजेस एक्ट, मतलब कोड बना दिया हमने, ये आएगा यहां पर नीचे, ये देखो कोड ऑन वेजेस। तो ये चार जो हम लोग को वो देखने को मिलता है ना लेबर लॉस, उनको क्लब करके बनाया कोड्स। इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, चाइल्ड एंड एडolescent लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ
सर्विस एक्ट 1979, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, फिर वही लेबर कोड्स, कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड्स, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, तो ये सब कोड्स बना दिए हम लोगों ने। फिर ऐसे ही इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है कि इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिस्क और इंश्योरेंस क्या है, डिफरेंट पार्टीज जो है वो इंश्योरेंस की क्या है, मोडस ऑपरेंडी इंश्योरेंस का क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इंश्योरेंस की क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉक्सीमेट कॉज, सब्रोगेशन, लॉस मिनिमाइजेशन, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस और उसके प्रकार, टर्म इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, मनी बैक पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मिसलिनियस और दूसरे प्रकार के इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की स्कीम्स, इंश्योरेंस का रोल क्या है सोशल सिक्योरिटी में, अलग अलग प्रकार की सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम और प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम में डिफरेंस क्या है, करंट स्टेट इंश्योरेंस का इंडिया में क्या है, उभरते हुए कॉन्सेप्ट जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कौन से हैं, ऐसे ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अलग अलग प्रकार की रिटायरमेंट स्कीम्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, डेफिनेशन, मेजर पार्ट्स क्या है कंप्यूटर के, कंप्यूटर का उपयोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशंस, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं मदरबोर्ड के, टाइप्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हिरार्की क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मेजरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, एमएस डॉस, एमएस विंडोज क्या है, ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इंटरनेट क्या होता है। फिर ऐसे ही आपको एप्टीट्यूड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, 2D 3D, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसी जनरल मेंटल एबिलिटी है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग, फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऐसी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, बेसिक क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या होते हैं कोर कॉन्सेप्ट के, मीन मीडियम मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका उपयोग क्या होता है, डिस्पर्जन क्या है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, सैम्पलिंग और डिफरेंट मेथड्स क्या है सैम्पलिंग के, तो ये पूरी चीज है। तो देखो कितना डिटेल में सिलेबस यहां पर जो है वो एक्सप्लेन किया है। आपको थोड़ा सा मैं कट ऑफ जो है वो बता दूं, 2023 यूपीएससी ईपीएफओ 2000 यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2023 का कट ऑफ और 2015 के कट ऑफ में बता देता हूं आपको। 2023 का ध्यान में रखना जरूरी है। देखो रिक्रूटिंग टेस्ट में 178 मार्क्स जो लेकर आए या उससे ऊपर लेकर आए तो उनका सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी के अंदर, राइट। तो कुल मिलाकर आपको 200 मार्क्स तक का जो है वो, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स तक का आपको वो बना के चलना है अपना कि भाई 200 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और इंटरव्यू का कट ऑफ तो आपको बताइए, तो बेसिक कट वो होता है क्वालिफाइंग, तो वो चीज कि आपको क्वालिफाई करना है बस इंटरव्यू। ऐसे ही ये तो 100 मार्क्स का था, इसलिए ये वाला मत देखो आप, ये वाला देखो तो ज्यादा बेटर है 2023 का, है ना। बस तो रेगुलर नहीं होता भाई, इस बार इसका एग्जाम जो है वो हो रहा है, तो आप इस पर जो है वो अपनी कमांड जो है वो बनाकर रखो और बढ़िया तरीके से तैयारी जो है वो अपनी करो। देखो कितना डिटेल सिलेबस जो है वो दिया है, टॉपिक्स जो है वो उठाओ, दिन के जो है वो 8-10 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, बढ़िया टाइम रहते हुए जो है वो आपका पूरा सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, सिविल सर्विसेज के साथ जो है वो लिंक्ड है। आपको लग रहा होगा अरे इतनी सारी चीजें पढ़ना है, पढ़ोगे एक बार बैठोगे तो आराम से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलो जय हिंद, जय श्री महाकाल।